दोस्तों स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि अगर रहेगी तो अगले वीडियो में जो है इसको सुधार करके और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ पर जो है आपको पूरा CHS क्लास 6 के लिए या 9th के लिए यहाँ पर जो है नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, नेतरहाट विद्यालय हो, सिमुलतला आवासीय विद्यालय हो, तमाम प्रकार के परीक्षाओं के लिए समान रूप से जो है यह उपयोगी क्वेश्चन है। और यहाँ पर संविधान के 400 से अधिक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके बाद भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, नागरिक शास्त्र तो चल ही रहा है, ठीक है, और भी जो विषय हुआ, इतिहास हुआ, सभी कुछ जो है डिटेल में सॉल्व करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसको जो है अपने अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए और CHS की पूरी कक्षाएं जो है आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप आकर जरूर लिखिए कि कौन कौन से बच्चे CHS की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। 41वां क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य खाली स्थान के लिए हैं, ठीक है। तो संविधान में उल्लेखित जो है मूल कर्तव्य किसके लिए हैं? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी नागरिकों के लिए। अर्थात कह सकते हैं संविधान में जो है उल्लेखित जो मूल कर्तव्य हैं ये भारत की जो है सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है। और मूल कर्तव्य जो है संविधान के अनुच्छेद 51 क, ठीक है, 51 क अर्थात भाग 4 क और 51 क में जो है मूल कर्तव्य को बताया गया है। चलिए हम लोग जो है 11 प्रकार के जो मूल कर्तव्य हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य को जान जाते हैं कि मूल कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं, ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम लोग M लक्ष्मीकांत की बुक से देख सकते हैं। चलिए इसमें पहला मूल कर्तव्य देखते हैं। देखिए 51 अनुच्छेद 51 का और संविधान के भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य बताया गया है। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और इनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे क्या करें? अक्षुण्ण बनाएं। चौथा मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो कह रहा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठवां जो है मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका जो है परिरक्षण करे, ठीक है। सातवां हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आठवां मूल कर्तव्य क्या है। आठवां मूल कर्तव्य देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब बात करते हैं नवा मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से जो है दूर रहें। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 10वां मूल कर्तव्य। तो जो 10वां मूल कर्तव्य है वह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। अब हम लोग जो है 11वां मूल कर्तव्य की बात करते हैं। 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य जो है
46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि पहले मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। ठीक है, अब जो है मूल कर्तव्य कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। और यह बताया गया है इसमें कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करे? शिक्षा की व्यवस्था करे। यह बात जो है भारतीय संविधान में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में बताया गया है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42वां है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। ठीक है, अर्थात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद भाग जो है 4 में दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है अनुच्छेद की भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो अनुच्छेद होगा वो कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो है बात किस में की गई है? संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43वां क्वेश्चन दिया है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 50। अर्थात जो है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या किया गया है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 50 में की गई है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। अर्थात जो है भारत का पहला संवैधानिक संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित है? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल बदल कानून से। ठीक है, तो 52वां जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 1985 में, यह दल बदल कानून से संबंधित है। और दल बदल कानून की अगर बात करेंगे तो यह भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल की भी बात की गई है। ठीक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, अगर 10वीं अनुसूची याद करना है, 10 से दल, 10 से 10, 10 से दल और 10 से 10। अर्थात जो है जो दल बदल कानून है वो भारत के संविधान के अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची में बताया गया है। और यह जो है 52वां संविधान संशोधन है 1985 में ऐसा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आगे चलते हैं, फिर से देख लेते हैं, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिकतम आयु नहीं बताई गई है, इसलिए इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं होती। हाँ, न्यूनतम आयु बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। न्यूनतम आयु बताया गया, अधिकतम नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके पहले ही मैंने बताया था
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। अर्थात जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का 35 वर्ष होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल के निर्वाचन के लिए राज्यपाल की जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। अब हम लोग 50वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। आप लोग सबसे पहले चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल का भी 5 वर्ष का होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का डी, कोई सीमा नहीं होती है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं होती है। एक व्यक्ति चाहे तो कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 52 का, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। 53 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसका मतलब कि संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, यही लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता का जो है शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, अगर यहाँ पर त्यागपत्र की बात आ जाए, त्यागपत्र की अगर बात आ जाए तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र क्या करता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। अर्थात जो है राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोल सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसको बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, तीनों नाम मालूम होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो है 55 की बात करते हैं। राष्ट्रपति को मासिक वेतन होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। अर्थात राष्ट्रपति का जो वर्तमान समय में जो मासिक आय है, यानी जो मासिक रुपया उसको मिलता है, मंथली कितना मिलता है, 5 लाख रुपया मिलता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को जो है कौन देखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। चलिए
अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को। इसके पहले मैंने बताया। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। 58 दिया है, राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अधिकतम आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति जो है भारत के कौन रहे? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ है? ठीक है, यानी कह सकते हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहला राष्ट्रपति तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अर्थात जो है आम सहमति या बोल सकते हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कलाकार इत्यादि। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति इस संप्रदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो है यह प्रावधान हटा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषण देता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसके चारों ऑप्शन को जो है रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद को जो है दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन कब करता है? प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में करता है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का। 63 है, देश में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक एक बार भी नहीं। अगर बोला जाएगा कि जो है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है, तो भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी एक बार भी नहीं की गई है। अगर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात के विषय में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है चारों ऑप्शन रीड करते हैं। रीड करिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के सभी सदस्य। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? संसद के सभी सदस्य होते हैं, चाहे सदस्य निर्वाचित हों चाहे सदस्य मनोनीत हों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है। ठीक है, अगर बात करेंगे संसद का जो है निम्न सदन की बात करेंगे, जो निम्न सदन होता है वह होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। जो उच्च सदन होता है वो क्या होता है? राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है निम्न सदन उच्च सदन, इसका मतलब कि निम्न सदन क्या होगा? राज्यसभा, उच्च सदन क्या होगा? लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है, तो संसद के कितने अंग? 3 अंग। कितने अंग? 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा और क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। इसकी याद करने का एक ट्रिक देखिए, सरल। कौन सा ट्रिक होगा? सरल। स से संसद, ठीक है, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा और उसके बाद रा से राष्ट्रपति, या सरल आर, सरल आर। संसद, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, यानी संसद के जो है अंग हो जाएंगे, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा और राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। अर्थात जो है वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 250 हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव प्राप्त कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामांकित कर सकता है। ठीक है, अर्थात जो है इस सब के लिए राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा की राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन बी राज्य का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की जनसंख्या पर। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 89 है, इस समय लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1981। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971। अर्थात जो है इस समय लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 1971 के जनगणना के आधार पर क्या की गई है? निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगी। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक। ठीक है, अर्थात जो है 2026 तक जो है लोकसभा की वर्तमान जो सदस्य संख्या है वह क्या रहेगी? 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और अगर राज्यसभा की बात की जाएगा तो कितने वर्ष का? 6 वर्ष का।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन का। 94 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की गढ़ पूर्ति कुल सदस्य का कितना हिस्सा है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, गढ़ पूर्ति के लिए कितना सदस्य होना चाहिए, 1/10। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा का सदस्य चुनता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, तो 96 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, यह लोकसभा के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में। ठीक है, 51-52 के शीतकाल में, यानी लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव जो है 1951-52 के शीतकाल में हुआ था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952 में। यानी राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा का सबसे पहले गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का। क्वेश्चन नंबर 99 है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 में। ठीक है, तो 13 मई 1952 में जो है राज्यसभा की क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। लेकिन गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का, दल बदल संबंधी किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन के अध्यक्ष का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि जो है मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में इससे भी अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। यह जो है CHS नवोदय सैनिक स्कूल, नेतरहाट विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और तमाम प्रकार के स्कूल जैसे विद्या ज्ञान स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, तमाम प्रकार के विद्यालय तथा और इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। थैंक्स।